कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे कि कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क से आपने ले लिया कि भैया बेस्ड ऑन सम कीवर्ड यू आप एक्सेल के अंदर उसके हेडर के बिहाफ पे उसको एक्सेस कर लो और उन कीवर्ड के बिहाफ पे अपना काम निकाल लो, या बेस्ड ऑन सम डेटा, जैसे मान लो एक्सेल में कुछ डेटा पड़ा है, उस डेटा के हिसाब से आप अपना चला रहे हैं। ठीक, तो ये आपको इसकी अच्छाई लग रही है तो अपने वाले फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर लोगे। या फिर एक मेथडोलॉजी होती है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, हर एक पेज को ऑब्जेक्ट का मॉडल बना करके चलो और हर एक पेज के लिए टेस्ट केस लेयर और ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी और उसकी पेज लेयर अलग अलग बना दी जाती हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये मिंगल अप होने का या फिर कंफ्यूजन होने का चांस नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि आपके पास हर एक पेज के लिए अलग अलग एक एक चीज़ सेपरेटली डिज़ाइंड है। तो इसमें ये सारी चीज़ों की कंफ्यूजन होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। तो आप कई बार पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की ये वाली फीचर भी अपने फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर लेते हो। ठीक, या फिर जैसे कि आपका हाइब्रिड फ्रेमवर्क, सॉरी कुकुम्बर फ्रेमवर्क है, कुकुम्बर कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर गरकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर एक नॉविस यानी कि नॉन टेक्निकल बंदा भी अगर उसको पढ़ेगा तो वो भी समझ पाता है कि काम क्या चल रहा है। नॉन टेक्निकल बंदा भी अगर उसकी फीचर फाइल को पढ़ेगा तो वो भी समझ जाता है कि काम क्या चल रहा है। तो उसकी हम ये फीचर को, कुकुम्बर की इस फीचर को, यानी कि फीचर फाइल, कुकुम्बर की स्टेप डेफिनेशन, कुकुम्बर का वो क्या होता है स्टेप डेफिनेशन और फीचर फाइल और रनर फाइल, ये सब आप जोड़ते हो। ठीक, और एक कोड बिहाइंड होती है, ये सब जोड़ते हो ताकि आपको काम देने में आसानी हो जाए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गरकिन लैंग्वेज में लिखा होता है, उसके अंदर 3 या 4 शब्दों का मेल जोल होता है जिसकी हेल्प से आप पूरे कोड को समझाने की कोशिश करते हो। वो वर्ड्स क्या होते हैं, गिवन, व्हेन, देन, एंड। ठीक, गिवन में दिया होता है आपकी प्री कंडीशंस या फिर एक्सपेक्टेड, सॉरी अजम्पशंस, क्या क्या आपकी पहले से वहां पर होना चाहिए। जैसे कि मान लो गिवन यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, या गिवन यूजर इज ऑलरेडी ऑन सच टाइप ऑफ यूआरएल। ठीक, अब उसके बाद आप वैन में डालते हो वो कंडीशन यानी कि एक्शन, वैन में डाल दोगे आप क्या, कंडीशन यानी कि एक्शन, क्या आप एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो। तो उसमें लिख दिया व्हेन यूजर एंटर इनटू टेक्स्ट बॉक्स एंड एंटर इनटू पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स या यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स या पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, फिर एक और व्हेन लगाना है तो उसके बाद एंड लगाएंगे, एंड यूजर क्लिक ऑन लॉगिन बटन, फिर अब क्या आने वाला है वो आउटकम आपका आएगा किसमें, देन में, देन यूजर शुड बी लॉग इन सक्सेसफुली। तो इस वाली भाषा को कितनी आसानी से एक साधारण आदमी भी समझ जाएगा, अगर उसको कोड दिया जाए उसे समझ में नहीं आएगा कोड क्या कर रहा है, लेकिन गरकिन लैंग्वेज दिखाई जाए, ये फीचर फाइल दिखाई जाए तो वो समझ जाएगा कि काम क्या चल रहा है। तो इसलिए इसकी भी बड़ी डिमांड है। तो घुमा फिरा के 4 तरीके के फ्रेमवर्क हैं ऑटोमेशन के। अगर मैं खाली फ्रेमवर्क की बात करूं, दुनिया जान के फ्रेमवर्क हैं, लेकिन अगर मैं ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की बात करूं, मोटा मोटा सा आप देखेंगे 4 जगह डिवाइड कर रखा है, कीवर्ड ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, मॉड्यूलर और हाइब्रिड। हाइब्रिड उसको कह दिया जाता है जिसने 2 फ्रेमवर्क की फीचर को जोड़ लिया अपने अंदर, उसको हाइब्रिड बोल दिया जाता है। हाइब्रिड शब्द से ही आपको समझ में आ रहा हो कि भाई जैसे आप लोगों ने हाइब्रिड सब्जियां देखी होंगी, तो उसमें भी ऐसा होता है कि 2 तरह के बीजों को उन्होंने उसको निषेचित कराया और उससे एक नया फल उत्पन्न हुआ, उसके अंदर अच्छे गुण हुए या फिर उसकी बढ़ोतरी अच्छी हुई, या जैसा लोग पसंद करते हैं वो चीज़ उसमें ज़्यादा आई। ठीक है, तो ऐसे ही ये हाइब्रिड फ्रेमवर्क कहता है कि भैया लोगों को पसंदीदा वाली चीज़ें ज़्यादा दिख जाएंगी इसके अंदर। ठीक, 4 तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो। ठीक, तो गेट मैक्सिमम आरओआई, आरओआई की फुल फॉर्म बताएंगे हमें वंश आप। मैं सिर्फ 3 तक काउंटिंग करूंगा, अगर नहीं आता तो इसका मतलब नहीं आता, 1 2 3 इसका मतलब आपको नहीं आता। धर्मराज आप बताइएगा।
ROI 1 2 3, इसका मतलब आपको भी नहीं आता। हाँ जी विशाल, फिर आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट यानी कि क्लाइंट ने या कस्टमर ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रिटर्न मैक्सिमम आ जाए, तो वो उसके लिए ऑटोमेशन टूल की बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो लिख लेते हैं। ठीक, वो हैं आपके एस शॉन बिलो। ठीक, स्कोप सबसे पहले हम स्कोप डिफाइन, ये मैंने लिखवा दिया था क्या, मुझे इससे याद आ रहा है, ये लिखवा दिया था। केवल स्कोप लिखवाया था या इसके या सारे पॉइंट लिखवा दिए थे? इसके मतलब सारे पॉइंट लिखवा दिए थे। सेलेक्ट राइट ऑटोमेशन टूल, स्कोप, चूज अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क, ये सब लिखवा दिया था? नहीं लिखवाया था? तो फिर करते हैं ना। ना 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 ना, वो ऑटोमेशन टूल के वो स्टेप्स थे भाई। हाँ वो स्टेप्स अलग थे। हाँ, स्कोप के अंदर भी कुछ लिखवाए होंगे पॉइंट्स। हाँ, स्कोप ऑफ automation needs to be, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका स्कोप देख लेंगे हम कि ऑटोमेशन का जो है, जो हम जिस चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है। ठीक है, इसके अपने ऑटोमेशन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आप डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक, दिस सेट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑटोमेशन, राइट। मतलब जो भी हम ऑटोमेशन कर रहे हैं इसमें आपकी जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन यानी कि राइट एक्सपेक्टेशन है वो मीट कर जाती है। ठीक, सिलेक्ट राइट ऑटोमेशन टूल। कल मैंने आपको कई सारे टूल्स में से ज़्यादातर एक सिलेनियम का ही नाम बताया होगा। ठीक, मैंने कहा था कि भाई करने वाले आप अल्टीमेटली यही वाला है। ठीक, सिलेक्ट राइट ऑटोमेशन टूल। ठीक, टूल को भी आपने अच्छे से सोच के देख के कि भैया क्या डिमांड है, एप्लीकेशन किस टाइप की है, एप्लीकेशन का डोमेन कैसा है, और इसके अंदर किस तरह की टेस्टिंग चल रही है, केवल यूआई चल रही है। एक एग्जांपल भी दिया होगा कि भैया क्यूटीपी वाला ऑटोमेशन टूल की हेल्प से हम कौन सी वाली इंफॉर्मेटिका को ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूटीपी करता है यूजर इंटरफेस और इंफॉर्मेटिका करता है डेटा वेयर हाउसेस पे काम। अलग अलग जगह से डेटा उठा करके उसको प्रोसेस करता है और फिर आगे उस प्रोसेस को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। ठीक, और इन्फॉर्मेटिका का काम यही है। इन्फॉर्मेटिका मीन्स वो सारे के सारे इंफॉर्मेशंस पे काम करता है जो कि आपके डेटाबेस में है। बट क्यूटीपी और या ये आपका सेलेनियम, सेलेनियम तो खैर कोडिंग है, इसमें तो आप जो मर्जी करना चाहो कर लोगे। क्यूटीपी आपका क्या करता था, यूजर इंटरफेस पे काम। ठीक, लेकिन सेलेनियम को आप ये नहीं कह सकते केवल यूआई टेस्टिंग कर सकते हो, एपीआई कर लो आपका मन कर रहा है, आप सेलेनियम की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी टूल एपीएम कर लो, आपका मन कर रहा है तो डेटाबेस टेस्टिंग कर लो। वो तो कोडिंग खुल गई सामने आपकी, कोड से तो आप जो मर्जी करो। ठीक है, अच्छा टूल को ऐसे नहीं सेलेक्ट करते, ए टूल मस्ट नॉट बी selected based on its पॉपुलैरिटी। इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से हम इसको सेलेक्ट नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टूल हमारा कितना पॉपुलर है या कितना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर फर्क पड़ता है किस चीज से, कि ये मेरे इस डोमेन पे काम आएगा या नहीं। इससे मान लिया कि आपसे कहा जा रहा है कि भैया ऑटोमेशन टूल थोड़ा कोई सा बताओ तो सही, तो आपने कह दिया सर मार्केट में बड़ा पॉपुलर चल रहा है सिलेनियम, इस टाइम सिलेनियम कर लो। उसका अगला सवाल यही होता है कि हमारी एप्लीकेशन के लिए ये जेन्युइन रहेगा, तब आपके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं। तो बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी नहीं, बेस्ड ऑन योर नीड। ठीक, रिक्वायरमेंट्स या नीड्स। ठीक, रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है, फिर अब देखो टूल सेलेक्ट हो गया, पहले तो स्कोप सेलेक्ट किया कि भैया इसमें ऑटोमेशन करना भी है या नहीं, है ना, और ऑटोमेशन करना है तो उस ऑटोमेशन का स्कोप कितना रहेगा।
ठीक। दूसरा, पहले यही डिसीजन लेना है कि इसका ऑटोमेशन करना ही है या नहीं। दूसरा, कि टूल कौन सा सिलेक्ट करें। अब तीसरी बात, टूल सेलेक्ट हो गया, मान लो सेलेनियम हो गया। अब तीसरी बात, इनमें से कौन सा वाला फ्रेमवर्क लगाएं। ठीक। चूज एन अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क। ठीक। फिर स्क्रिप्टिंग स्टैंडर्ड्स। स्क्रिप्टिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आपके, आपको मैंने जब कभी भी जावा सिखाई होगी तब भी बताया होगा कि वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस क्या होनी चाहिए, या फिर नेमिंग कन्वेंशंस में मेथड के नेम या क्लास के नेम कैपिटल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पैकेज के नेम स्मॉल या कैपिटल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो कुछ बताया होगा ना। कुछ कैमल केसिंग की भी बात बताई होगी कि अगर रनिंग सेंटेंस है तो जैसे मान लो ये लिख दिया इसमें कैमल केस करना है, तो मुझे मैंने विदाउट स्पेस ऐसे दे दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। अगर मैंने इसको कैमल केस दे दिया होता तो आपके बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाता। जैसे कि मैंने ये ऐसे ऐसे कैमल केस कर दिया, अप्रोप्रिएट ये फ्रेमवर्क। अब आपके अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तब नहीं समझ में आ रहा था, है ना। तो यही होती है कैमल केसिंग। ठीक। तो अगला क्या करना है आपने, स्क्रिप्टिंग के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब देखो आपका ऑटोमेशन का स्कोप, यानी कि ऑटोमेशन करना भी है या नहीं करना, और करना है तो इसका स्कोप क्या है। तो दूसरी बात आपने ये तय कर ली कि टूल ऑटोमेशन का कौन सा सिलेक्ट करना है, और तीसरी बात आपने ये सिलेक्ट कर ली कि फ्रेमवर्क कौन सा चूज करना है। अब क्या करेंगे आप, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स जो भी हैं आपके, वो किस तरह से आपके नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक। तो दे आर सम नॉर्म्स, तो उसके नॉर्म्स के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। स्क्रिप्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक, जैसे कि क्रिएट सम यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स, कमेंट्स एंड इंडेंटेशन ऑफ द कोड। ये तीनों बातों में से कोई सी भी एक बात समझ में ना आ रही हो तो पूछ सकते हो। इंडेंटेशन और स्क्रिप्टिंग और कमेंट समझ में आ रहे हैं। हाँ सॉरी, हाँ स्क्रिप्ट और कोड समझ में आ रहे हैं, और कमेंट, हाँ वही देखो सीधी सी बात है। स्क्रिप्ट मतलब आप कौन सी कोडिंग इसके अंदर कर रहे हो, उसके अंदर केसिंग कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, मेथड्स के नेम जो हैं आपके किस चीज़ से मैच होने चाहिए। कमेंट, वो हर एक मेथड को लिखने से पहले उसके ऊपर अप्रोप्रिएट कमेंट लिख दो कि भैया इस मेथड का क्या काम है। ठीक। या कोई क्लास बनाने जा रहे हो, क्लास से पहले उस पर अप्रोप्रिएट कमेंट लिख दो कि ये क्लास किस चीज़ के लिए बनाई गई है, ताकि कोई नया बंदा अगर आपके यहाँ आए तो फ्रेमवर्क को देखते ही समझ जाए। ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़े, या फिर आपसे हेल्प लेनी पड़े कि भाई देखो आप अपने बिजी शेड्यूल में से 1-2 घंटा उसके लिए निकाल दो ताकि उसको केटी दे दो। तो इसका मतलब आपने अपना फ्रेमवर्क इतना अच्छा नहीं बनाया था, जब आपकी ज़रूरत ही आन पड़ी तो आपने फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा क्या एक्सप्लेन करा। कमेंट का यही फायदा होता है कि समझने वाले को नींद ना आए। ठीक। चलिएगा। और इंडेंटेशन, इंडेंटेशन ये होती है जो कि अभी आपने बचपन से आज तक करते आ रहे होंगे। याद होगा आपको, कभी भी आपको एग्जाम में कॉपी मिलती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है ना, हॉरिजॉन्टल होती है ना, उसमें आप ऐसे मोड़ के ऐसे लाइन सी खींच देते हो, जब स्केल नहीं होता प्रेस कर देते हो और वहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं इंडेंटेशन, यानी कि मेरा इससे इधर ना जाए। तो वही आप इसके अंदर भी करते हो कि भाई क्लास की इंडेंटेशन ये रहेगी, मेथड की इंडेंटेशन ये रहेगी। इसको आप बोल रहे हैं इंडेंटेशन, यानी कि देखने वाले को देखते ही समझ में आ जाए कि यार ये यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग बॉडी है तो किसकी है। हाँ, फॉर लूप है तो अंदर है, तो भाई किस कौन से वाले फॉर लूप अगर दो लगा रखे इनर लगाना तो इनर वाला उसके लेवल पे नहीं बंद करेंगे और अंदर बंद करेंगे उसको, ताकि उसकी इंडेंटेशन से पता चल जाए ये वाले लूप की बॉडी खत्म हुई है। ठीक है। अब इन चारों पांचों शब्द जो है, दो तीन शब्द जो लिखवाए थे, इनमें से कोई सा भी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। पूछेगा भाई। आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। चलो। एडिक्वेट एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो आपकी एक्सेप्शन है उसको ऐसा ही नहीं कि भैया सिर्फ वहां पे जाके कंसोल पे आपने लिखवा दिया क्या कि भैया ये तो आगे हो नहीं पा रहा।
एक्सेप्शन हैंडलिंग एडिक्वेट होनी चाहिए आपकी। जैसे कि मान लो कोई बटन पे आप क्लिक करा रहे हो, नहीं परफॉर्म हुआ क्लिक, तो ट्राई में आप उसको क्लिक करवा रहे हैं, रिस्की कोड मान लिया आपने, चलो मान लो, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, हमेशा ये जरूरी नहीं है बटन पे काम करेगा या टेक्स्ट बॉक्स पे काम करा लो। मान लो एक टेक्स्ट बॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आपने ट्राई करवाया, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने ट्राई कैसे समझा दिया आपको, ओमेगा, आपको नहीं समझाया ना ट्राई कैच। हाँ, तो ट्राई कैच एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर रिस्की कोड ट्राई के अंदर लिखते हैं, कैच के अंदर जो अगर उस रिस्की कोड से कोई एक्सेप्शन आई तो वो कैच पे पहुंच जाएगा। तो कैच पे जैसे ही आया तो एक ट्राई कैच के अंदर भी एक करा के देख लो और उसके अंदर फिर एक और कैच डलवा दो, मान लो दूसरे तरीके से हैंडल हो गया तो ये आपके ऊपर है कि आप हैंडल कैसे कर रहे हैं चीजों चीजों को। ठीक, ये आपके ऊपर है, आप चीजों को हैंडल कैसे कर रहे हैं। हेलो, ठीक है ठीक है, बस क्लास ले, ठीक। तो ये आपके ऊपर है भाई कि आपने एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल किया है। ठीक, अगर मान लो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ जाए, फेलियर आ जाए, व्हेन एडिक्वेट एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हेन अनएक्सपेक्टेड फेलियर और बिहेवियर। ठीक, चलिए तीसरा आ गया आपका यूजर डिफाइंड मैसेज जो होते हैं वो। जैसे मान लो जब कभी भी आपके पास कोई फॉर्म फिलअप हुआ आ रहा है, ठीक, और उस फॉर्म फिलअप के अंदर जब आपने सारी चीज़ें ब्लैंक छोड़ दी और आप बटन पे क्लिक कर दे रहे हो तो रेड रेड कलर से कुछ कुछ लिखा हुआ आ जाता है ना, प्लीज एंटर द यूजर नेम, प्लीज एंटर दी सब। तो ये आपके यूजर इंटरफेस के सारे मैसेज हैं। तो आप अपने वाले क्या यूजर डिफाइंड मैसेज करते हो, जैसे कि मान लो आपका क्लिक परफॉर्म नहीं हो पाया, ठीक, तो अगर हो गया क्लिक परफॉर्म तो आपकी कंसोल पे लॉगर्स में ये लिखा हुआ आ जाए कि इतने बजे इतनी लाइन में या इस चीज की वजह से इस एक्सपाथ पे ये वाला क्लिक परफॉर्म हो गया सक्सेसफुली। अगर नहीं हुआ तो क्लिक वाज नॉट सक्सेसफुली, या इट वाज नॉट क्लिक्ड सक्सेसफुली। ये आपके यूजर डिफाइन खुद के मैसेज हैं। ताकि ये किस लिए होते हैं, ताकि जब कभी भी आप डिबगिंग कर रहे हो या कोई कहीं पे एरर पाई, क्योंकि देखो कोड जो होता है आपका फ्रेमवर्क के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइन होती है। अब कहीं एरर आ गई, कहीं एक्सेप्शन आ गई, आप ढूंढते रहोगे कहाँ आई थी कहाँ नहीं आई थी। लेकिन लॉगर्स में अगर आपने सही चीज लिख रखी है, एकदम समझने वाली लाइन में एरर्स लिख रखे हैं मैसेज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लिक बटन परफॉर्म करा रहा था इस पेज पे, और उसमें पहले ही हमने सारी लॉगर्स के अंदर हर चीज लिख रखी थी इस वाले एक्सपाथ का। सीधे आप यूजर इंटरफेस पे जाओगे, एक्सपाथ चेक करोगे पहले तो, अच्छा ये वाला एक्सपाथ, ये बटन, अच्छा इसका कोड तो मैंने वहां लिखा था, देखते ही समझ में आ जाएगा। ना कि आप ऐसे स्क्रॉल ऊपर नीचे या आगे पीछे ऐसे करोगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आपके जो वो होते हैं क्या, यूजर डिफाइंड मैसेज शुड बी कोडेड और स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक, ठीक, वैन डिबगिंग ये आप अपने आप समझ लेना, डिबगिंग वगैरह, क्योंकि अभी आपको मैंने पाई बैच को कराई नहीं ना डिबगिंग, इसलिए मैं यहाँ डिबगिंग शब्द लिखवा नहीं रहा। और वैसे तो ट्राई कैच भी नहीं कराया, लेकिन ट्राई कैच का थोड़ा सा समझा दिया कि क्या चीज़ होती है। ठीक, ये तीनों चीज़ें आपकी मैंने इसके अंदर स्क्रिप्टिंग स्टैंडर्ड के अंदर करा दिया। बाकी फिर वापस आते हैं उसी पर जहाँ थे हम। मेजर मैट्रिक्स, ये सब आपकी क्या क्या चल रही है, ये करा क्या रहा हूँ मैं, ये फ्रेमवर्क करा रहा हूँ, वही ऑटोमेशन फ्रेमवर्क करा रहा हूँ क्या भाई। ये लिखवाया है मैंने, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है ये। और ये करते किस लिए हैं, एक शब्द बताया था अभी। हाँ, भाई क्यों आप बना रहे हो ये ऑटोमेशन कर रहे हो, कम से कम क्लाइंट को तो तसल्ली मिलेगी यार, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मुझे सही रिटर्न मिल भी रही है या नहीं मिल रही। ठीक,
ठीक है। और इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं मैट्रिक्स के। वैसे तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि भैया आपकी जो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर एफर्ट्स लग रहे थे और ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर जो एफर्ट्स लगे कोडिंग से लेकर सब तक एग्जीक्यूशन तक का सब उसमें चेक किया जाता है कि वो फ्रूटफुल है भी या नहीं। ठीक है। इसीलिए हम ऑटोमेशन जो कोड फ्रेमवर्क बनाते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट रखने की कोशिश करते हैं कि मैनुअल टेस्टर कहीं ये ना कहे कि भैया इससे अच्छा तो और इससे बढ़िया तो हम कर लेते थे। क्या फ़ायदा हुआ ऑटोमेशन का। मान लो आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग करी है और हर एक क्लिक के बाद या हर एक इवेंट के बाद आपने थ्रेड डॉट स्लीप लगा दिया, वो भी 10 सेकंड का। ऐसा मान लो भैया पता नहीं हजारों इवेंट होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेबल हो गया, बटन हो गया, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और जब जब वो पढ़ रहा है 10 सेकंड रुक रहा है, जब जब पढ़ रहा है 10 सेकंड रुक रहा है। तो मैनुअल टेस्टर जो आएंगे फटाक से आएंगे, कहेंगे ये इतनी देर में टेस्ट कर रहा है, इससे फटाक से तो हम कर देंगे, क्या फ़ायदा हुआ ऑटोमेशन का। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। कितनी परसेंट इफेक्ट आपके ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की वजह से निकल पा रही हैं, ये मैट्रिक्स जो बन रही है उसके अंदर आप ये मेंशन करते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है हर एक रिलीज में कितना समय ले रही है टेस्ट करने के लिए। जो आपकी स्टेबल बिल्ड है उसको हर एक रिलीज में कितना समय ले रही है टेस्ट करने के लिए। यानी कि एक राउंड ऑटोमेशन मैंने एग्जीक्यूशन चला दिया तो वो कितनी देर में हो पा रहा है। ठीक। मेक्स देखो जब ऑटोमेशन शब्द का आ रहा है बार बार इसलिए वो टाइम को फोकस कर रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या चीज़ होती है। इंडेक्स मतलब एक ऐसा होता है कि मान लो आपने 10 रिलीज तक का रिकॉर्ड बना के देख लिया। फर्स्ट रिलीज में जब हमारे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क से जो रिजल्ट आए थे, हमारे कस्टमर ने हमें ये कमेंट दिया था। ठीक। दूसरी रिलीज में जब आए तो यार ये वाली शिकायतें आई थी। तीसरी रिलीज में आया तो भैया फिर उसमें लिख दिया, तीसरी रिलीज में उसने हमें अप्रिशिएशन दिया था, ये कमेंट दिया था। चौथी रिलीज में फिर शिकायतें आ गई। तो वो इंडेक्स बताती है कि आपके ऑटोमेशन से कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। ठीक। मान लो वो बार बार शिकायत आ रही हैं और कस्टमर के पास चला गया वो इंडेक्स, तो भैया वो तो सीधी सीधी, क्या आपको लग रहा है कस्टमर नहीं बना रहा होगा ये चीज। वो तो सीधी सीधा आपको आपकी पिक्चर दिखा देगा। भैया आप कर क्या रहे हो, देखो हर बार ही कितने बार ही आपने मेरे को अनसेटिस्फाई किया है, क्यों कराऊं फिर मैं ऑटोमेशन। ठीक। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट मतलब मैन पावर आपकी कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ जाए। ठीक। इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। अगर ये सारे पॉइंट हमने ध्यान में रख लिए तो ऐसा मान के चलो कि ऑटोमेशन आपका सक्सेसफुल चल रहा है। लेकिन इसमें से आधे भी अगर सच बताऊं तो किसी ने ध्यान में रख लिए ना तो फतेह हासिल कर ली। सारे तो बहुत मुश्किल ही है। ठीक है। थियोरेटिकल ये कहने में अच्छा लगता है कि ये सारे पॉइंट, क्योंकि यार देखो बात सीधी सी ये है। कई बार क्लाइंट की कितनी रिक्वायरमेंट चेंजेस आती हैं, कई बार हमें प्रेशर होता है यार ये ऑटोमेशन वालों से कह देते हैं कि भैया जल्दी जल्दी एक दिन में इतने टेस्ट केस बना बना के दो। अब भाई हम सोच के बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी क्लिक किया और टाइप किया, क्लिक किया और सबमिट कर दिया, हो गया ये लो जी एक टेस्ट केस कंप्लीट। ऐसे थोड़ी करते हैं, कई सारी चीज़ों को कई बार सोचने में समय लग जाता है। और लेकिन जो सोचने में समय लगा वो कई बार कितना सारा समय आगे तक का बचा भी देता है। ठीक। मिनिमल टाइम टेकन फॉर रिलीज। जब जब रिलीज आ रही है तो कम से कम समय लिया जाए। समय से संबंधित बातें आ रही हैं जब कभी भी ऑटोमेशन की बात आ रही है। मिनिमल मतलब कम से कम। ठीक। चलें आगे बढ़ें।
चलिएगा, बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। कल जितने भी लोग जो आज नहीं आए हैं, सबको बोल दीजिएगा कि आने की आवश्यकता नहीं है क्लास में, और सब अपने नाम लिख लेना भाई एक कागज पे। ठीक है, कल फिर क्लास लेंगे, देखेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया किसी का छुट्टी का, जबकि कल बता दिया गया था। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सारे हैं बल्कि ऑटोमेशन के बेनिफिट्स। लगभग 60 से 70% आपका फास्टर हो जाता है ना। लगभग 70% आपका फास्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक क्लिक परफॉर्म कराना है और बस काम चालू हो गया। जबकि मैनुअल टेस्टिंग में वो आपका एक एक हाथ से करना होता है, आंखों से देखना होता है, मैच करना होता है, तो उसमें समय लगता है। हालांकि ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनने में समय जरूर लग सकता है और स्क्रिप्ट लिखने में समय जरूर लग सकता है, पर एग्जीक्यूशन 70% फास्ट हो जाता है। इसीलिए तो इसकी डिमांड है, वरना क्यों होती। ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को कवर करने की कोशिश करता है। ठीक। रिलायबल है, रिजल्ट उसके रिलायबल हैं। क्यों? क्यों? हाँ, कोड को जो बता दिया गया वो रिलायबल है। जैसे मान लो आपने किसी ह्यूमन से कहा ये सामने वाली जो दीवार है वैसा रंग मुझे बना के दे दो। ठीक। और उसके सामने हमने बता भी दिया कि भाई इसमें मैंने देखो ऐसे ये कलर डाला, इसमें ये कलर डाला और मिक्स करा, ये सामने कलर बन के सामने तैयार हो गया, अब आप भी बना के दिखा दीजिए। वो रिलायबल है? या फिर मशीन में फीड कर दिया कि मैंने कि 500.68 ग्राम इसके अंदर ग्रीन कलर डाला और 126 ग्राम मैंने इसके अंदर वाइट कलर डाला और इनको इतने राउंड पे मिक्सअप कर दिया, ये बन के आया। वो हमेशा वही करने वाला है जो फीड कर दिया। तो कौन सा रिलायबल है ना। क्योंकि कई बार ह्यूमन के हाथ से ऐसा भी हो सकता है कि भैया जो वो कलर डाल रहा है नहीं गिर रहा, उसने ऐसे ही फेंक दिया, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा जो उसमें रह गया। ह्यूमन कई बार आलस दिखा देते हैं, तो वो रिलायबल नहीं है। जबकि मशीन मशीन आपकी रिलायबल है। मशीन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी, ह्यूमन अपनी मर्जी जरूर कर देता है। ह्यूमन से कहा गया कि भैया इसको कम से कम 100 बार ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है तब जाके ये कलर आएगा। उसने मान लो 50-60 बार घुमाया, अरे चल ठीक है बन गया। ऐसा भी होता है ना। हाँ, उससे कहा क्लॉकवाइज घुमाना है, वामावर्त कहा गया था, वो दक्षिणावर्त घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। फिर चलिएगा, कंसिस्टेंसी की हमारे पास इंश्योरिटी है कि भैया ऑटोमेशन टेस्ट में जो स्क्रिप्ट है हमसे कभी ये नहीं कहने वाली कि आज नहीं हो पाएगा, आज मुझे फीवर है ना। उसको तो सिर्फ टाइम पीरियड डेट ये सब चीज सेट कर दी, उसने अपने आप चलना ही चलना है, चाहे बरसात हो, चाहे फीवर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक। तो कंसिस्टेंसी की इंश्योरिटी रहती है, सेव टाइम एंड कॉस्ट। एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ह्यूमन इंटरवेंशन का एग्जीक्यूशन के टाइम पे वाइल एग्जीक्यूशन। क्योंकि मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर कोडिंग तो किसी आदमी नहीं करेगी, इसलिए मैंने वाइल एग्जीक्यूशन शब्द लिख दिया। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो आपने करना क्या है भैया, सिर्फ जेनकिंस पे वो रोज डेली चलना है या फिर एक दिन छोड़ के चलना है, एक हफ्ते में चलना है, ये सिर्फ टाइम पीरियड कैलेंडर में सेलेक्ट कर लिया और कितने बजे चलना है ये सिलेक्ट कर लिया, सेव कर दिया, बिल्ड पे ना
परफॉर्म करा दिया। जब वो 24 घंटे बाद टाइम आएगा वो अपने आप चलेगा। आपने ये भी लिख दिया कि इनकी रिपोर्ट इस मेल आईडी पे जानी है। ठीक, तो भैया जैसे ही वो 24 घंटे में टाइम आएगा या 24 घंटे में आप 2 बार चलाना चाहते हैं तो जैसे ही वो 12 घंटे का टाइम कंप्लीट होगा अपना चालू कर देगा और रिपोर्ट भेज देगा। ठीक है, तो ह्यूमन का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है तो कब, जब कभी भी उसके अंदर हम मेंटेनेंस करने जाएंगे, जब कभी हम उसके अंदर एनहेंसमेंट करने जाएंगे। ठीक, यानी कि कोडिंग के टाइम पे तो ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे पर एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं लगेंगे। एफिशिएंसी बढ़ा देता है। ठीक, मोर एफिशिएंट हो जाते हैं आपके रिजल्ट्स, मोर एफिशिएंट हो जाती हैं आपकी स्क्रिप्ट्स। और एक चीज बड़ी वो है इसके अंदर जो मैं बार बार बता रहा हूँ, 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 70% फास्ट हो गया, एश्योरेंस हो गए भाई, हम कंसिस्टेंसी आ गई, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन 100% ऑटोमेशन टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। कितनी सारी चीजें हैं जो आपको मैनुअल टेस्टिंग के द्वारा ही करनी होंगी, और मेजर पार्ट है ऐसा वाला, ये मेजर पार्ट मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन जब तक स्टेबल नहीं है। जब स्टेबल हो गई तो मेजर पार्ट आपको रिग्रेशन वाला मिल जाएगा, क्योंकि आप ही मैनुअल टेस्टर कह रहे हैं कि ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, कर लो इसका ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन सिर्फ वही जहां आपका रिग्रेशन परफॉर्म हो रहा हो, रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म हो रहा हो, वैल्यू बार बार चेंज ना हो रही हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है। उसकी अच्छी खासी स्पीड होती है ह्यूमन से तो। ठीक, टेस्ट स्क्रिप्ट भी रीयूज हो जाती हैं, जबकि ह्यूमन ने एक बार एफर्ट्स लगा दिया, उस एफर्ट्स को दोबारा रीयूज करना पॉसिबल नहीं है। मान लो कि कोई मेरा टेस्ट केस कह रहा है कि ड्रॉप डाउन से वैल्यू सिलेक्ट करके जो भी वैल्यू सिलेक्ट करिए उसे टेक्स्ट बॉक्स में डालना है और चेक बॉक्स पे क्लिक कराना है और उसके बाद बटन पे सबमिट करा देना है। ये सारा का सारा काम जो आपने कराया किसी मेथड में करा दिया, लेकिन इन फ्यूचर किसी और मॉड्यूल में भी आपको यही सारा दिख गया है, यार ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करानी है, सेलेक्ट करी हुई वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डलवानी है और एक बटन पे इसमें चेक बॉक्स पे क्लिक कराना है, एक और चेक बॉक्स पे क्लिक कराना है। पर इतना पार्ट तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, उसे उठा के यहाँ डाल दिया आपने, रीयूज कर लिया ना। ठीक, हेलो, मैं सर आपसे, बढ़िया बढ़िया, मैं सर आपसे आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है। रीयूजेबिलिटी समझ में आ गई? ठीक है, और तो कुछ इतना खास मुझे नहीं दिख रहा पॉइंट। टेस्ट फ्रिक्वेंटली, थॉरली, रिपीटेटिव है, मोर साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन, ये भी बढ़िया नहीं लग रहा। अर्ली टाइम टू मार्केट, ये भी इतना बढ़िया नहीं है, पर इतने बहुत है। ठीक, चलिएगा। कौन कौन सी चीजें आप ऑटो, मतलब कितनी तरीके की टेस्टिंग, आप कौन सी टेस्टिंग आप ऑटोमेशन कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो? अरे भाई इसको क्या हुआ, ये तो 1 नहीं हुआ। चलो, क्या भाई, हो तो गया। ओके क्यों नहीं आ रहा? नंबर स्टाइल, अच्छा वो नन कर रखा है हमने, ओके ओके। अरे भाई इसे नहीं करना हमें, 1 से ही तो स्टार्ट करना है और 1 2 3 4 करना है, और क्या करें? है, ये थोड़ी करना है हमने। 11 क्यों आ रहा है? बुलेट ही डाल दूं क्या? चलो, बुलेट ही डाल देते हैं। ठीक, क्या है आपका? स्मोक टेस्टिंग, इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। यूनिट टेस्टिंग, इसे ऑटोमेट, यूनिट टेस्टिंग को ऑटोमेट किया जा सकता है, लेकिन डेवलपर प्रेफरेंस देते नहीं है। ठीक,
यूनिट टेस्टिंग क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ जाएगी, ज़्यादातर यूनिट टेस्टिंग डेवलपर के एंड पे होती है। डेवलपर को कोड लिखना पड़ेगा, कोड लिखने के बाद जब उसका स्टेबल हो गया तो उसके बाद उस कोड को मैनेज करना होगा। तो वो कहते हैं कि भैया इससे अच्छा तो मैनुअली कर लेंगे इसको। हेलो। हाँ विपिन बोलो। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इन सब के नाम पता है ना कि क्या क्या है, क्या मतलब काम है, वर्किंग क्या है, पता है आपको? तीनों तो पता ही होंगी। पहले इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है या पहले यूनिट टेस्टिंग होती है या पहले स्मोक होती है? पहले स्मोक होती है या पहले यूनिट होती है? पहले यूनिट टेस्टिंग हो जाती है फिर स्मोक हो जाता है। तो बिल्ड अगर स्टेबल है या नहीं, यानी कि उससे पहले इंटीग्रेट हो चुका होगा, सब यूनिट्स आपस में जुड़ चुकी होंगी। ठीक है। अभी तो बताया यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। थोड़ा अपना दिमाग भी चलाओ। कीवर्ड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, ये सारी की सारी आपकी टेस्टिंग आपकी ऑटोमेट की जा सकती है भैया। स्मोक टेस्टिंग यानी कि जो मेजर और क्रिटिकल फंक्शनैलिटी आप कराते हो, यूनिट टेस्टिंग यानी कि सिंगल सिंगल यूनिट पे आप काम कर रहे होते हो, जब इंटीग्रेट कर दिया यानी कि उन सब यूनिट्स को इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शनल टेस्टिंग मानी कि किसी किसी मॉड्यूल की क्या फंक्शनैलिटी है, उस फंक्शनैलिटी पे प्रॉपर आप काम कर रहे हो। कीवर्ड टेस्टिंग यानी कि आपने कुछ, सॉरी कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड है। कीवर्ड टेस्टिंग वो यानी कि कुछ कीवर्ड के बेस पे आपने एक्सेल शीट्स बना रखी है या सीएसवी बना रखी है, उसके हिसाब से आप इनपुट्स डाल रहे हो और टेस्ट कर रहे हो, इनपुट्स डाल रहे हो और टेस्ट कर रहे हो। ठीक। रेग्रेशन टेस्टिंग यानी कि रिपीटिशन बोर्ड में जो भी आप टेस्ट कर रहे हो, लेकिन स्टेबल होनी सबसे पहली शर्त है उसकी। ठीक। फिर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, वही कीवर्ड टेस्टिंग से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक्चुअल डेटा आपका शीट के फॉर्म में होती है, हेडर के बिहाफ पे हम उसको फिल्टरेशन करते हैं। ठीक। जैसे कि कीवर्ड ड्रिवन के अंदर तो देखो, कीवर्ड ड्रिवन में और डेटा ड्रिवन में थोड़ा सा फर्क ये है कि कीवर्ड ड्रिवन के अंदर तो आपका इस तरह से कीवर्ड डाल रखे होते हैं, यानी कि कॉलम वन कॉलम टू, यानी कि डेटा और वैल्यू, डेटा वैल्यू, डेटा वैल्यू, यानी कि डेटा वन वैल्यू वन, डेटा टू वैल्यू टू, डेटा थ्री वैल्यू थ्री। तो इस तरह से कीवर्ड को आप अपने उसमें उठाओगे कि भैया डेटा वन से वैल्यू वन आनी चाहिए, डेटा टू से वैल्यू टू आनी चाहिए। ठीक। लेकिन जब कभी आप डेटा ड्रिवन की बात कर रहे हो, तो डेटा ड्रिवन के अंदर आपने प्रॉपर डेटा ही डाल रखा है, किस नाम से, जैसे कि एज, नेम, फोन नंबर, ड्रेस, इस तरह से आपने एक्सेल शीट में ये सारी चीजें डाल रखी है, पूरा प्रॉपर डेटा डाल रखा है। ठीक। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कहाँ तक आ गए थे हम? ये सब हो गया ना, डेटा ड्रिवन रिग्रेशन सब हो गया। चलो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नामक टेस्टिंग को ही हम लोग टेस्टर ये माना करते थे बहुत पहले कभी कि यही होती है बस टेस्टिंग, जबकि टेस्टिंग हर स्तर तक की होती है। डेवलपर ने कोड, कोडिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए लिखा है या नहीं लिखा, उसकी भी टेस्टिंग होती है। हम टेस्टर्स नहीं करते, उसके लिए अलग है। वैसे तो टूल्स आ गए हैं अब तो मार्केट में, उस टूल से एक बार अपनी स्क्रिप्ट को गुजरवाओ, वो लाइनें बना के दिखा देगा यार ये आउट ऑफ स्कोप है। ठीक। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जिसके अंदर हमें कुछ भी पीस ऑफ कोड नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि यूजर इंटरफेस वाली टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाई जा सकती है। ठीक। ये समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। अभी तो बताया सारा एक एक करके। स्मोक टेस्ट, अच्छा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपको कुछ भी कोड दिखाई नहीं दे रहा, थॉरली ऊपर ऊपर से एप्लीकेशन दिखाई दे रही है जो कि आप लोग ज्यादातर परफॉर्म कराते हो। जो आप वी टाइगर पे कर रहे हो वो सब क्या है? वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो, यूजर इंटरफेस वाली टेस्टिंग कर रहे हो, फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो। इनके अलग अलग नाम जरूर हैं पर काम एक ही है। ठीक है। ठीक है। चलिएगा, कैसे चूज किया जाए ऑटोमेशन टूल, कौन सा वाला हमने ऑप्ट करना चाहिए?
चूज करने के लिए सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, इस्तेमाल करने में वो इतना आसान है या नहीं, टेस्टिंग उसके अंदर डेटाबेस वाली हो रही है या नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट को अलग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें इमेज टेस्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही, एरर अगर आ जाए तो उसकी रिकवरी के कितने चांस हैं, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी वाली इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से मैपिंग कर रहे हो, और बहुत सारे तरीके की फंक्शनैलिटी मैनेजमेंट और मोबाइल टेस्टिंग ये सब सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा फ्रेमवर्क। और ये फ्रेमवर्क हमारा दूसरी स्क्रिप्ट यानी कि जावा स्क्रिप्ट या फिर वो जेएस वगैरह जो होती हैं या नोड जेएस या एंगुलर जेएस आ गई आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसके अंदर सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप यूजर इंटरफेस टेस्टिंग कर रहे होते हो तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप ना चाहते हुए भी कई बार इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल में मैं सारे टूल के नाम नहीं लिखवा करके सिर्फ एक जो आप कर रहे हैं उसको ही करा रहा हूँ, सेलेनियम। ठीक, सेलेनियम। ठीक, it is a software testing tool used for regression. सेलेनियम से के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये किस तरह का टूल है, तो आप कहेंगे कि ये ओपन सोर्स टेस्टिंग टूल है। और ओपन सोर्स से क्या मतलब है आपका? फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, नहीं। हाँ, गुड। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि भैया कोई भी अपने एफर्ट्स अपने इनपुट्स दे सकता है, अगर वो एक्सेप्टेबल होंगे तो सिलेनियम टीम उसको एक्सेप्ट करेगी और आगे नई रिलीज में उसको बिल्ड करके आपके सामने पेश कर देगी। यानी कि जो नए वाले यूजर होंगे सिलेनियम को इस्तेमाल करने वाले, वो अब आपके बताए हुए सुझावों को भी इस्तेमाल करेंगे। ये ओपन सोर्स है। ये जरूरी नहीं है कि आपने उस कंपनी का यानी कि सिलेनियम का के यहाँ जॉब करनी है या फिर उसके यहाँ जब आप उसके वर्कर होंगे तभी आप अपने व्यूज दे सकते हो, नहीं, ये ओपन सोर्स है। ठीक है, जावा भी तो ओपन सोर्स है। ठीक। ये वाली लाइन मैंने कल भी बताई थी आपको, सेलेनियम के जब कभी भी चार कंपोनेंट हुआ करते थे जिसके अंदर से एक आईडीई भी हुआ करता था, जो आप अपने ब्राउजर में प्लगइन लगा दिया करते थे, और जो जो आप टेस्ट कर रहे हो प्लगइन के बाद उसको रिकॉर्ड पे बटन दबा दिया और उसके बाद जो भी आप कर रहे हो वो सारा रिकॉर्ड हो गया, और फाइनली जब आपने स्टॉप करा तो उसकी एक फाइल बन के सेव हो जाती थी। जब कभी भी आपने रिग्रेशन परफॉर्म कराना था तो या तो उस पर क्लिक करा दो या फिर पैरेडिकली एक बैच फाइल बना लो, बैच फाइल की हेल्प से उस फाइल पे क्लिक कराओ और टाइम पीरियड दे दो कि कब कब उसको एग्जीक्यूट हो जाना है। तो बैच फाइल की हेल्प से वो उस टाइम इंटरवल के बाद अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो जो आपने वो रिकॉर्ड किया था वो सारा का सारा परफॉर्म फिर से हो जाएगा। ठीक। आरसी से नहीं है। दोबारा से प्ले कर लो, प्लेबैक, वंस रिकॉर्ड देन प्लेबैक। ठीक। ये आपका मोजिला आईडी हमारी ज़्यादातर जो सपोर्ट होती थी किस पे थी? मोजिला फायरफॉक्स पे। मोजिला के फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र पे सपोर्ट करती थी। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि जब कभी भी हम किसी और ब्राउज़र पे करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होती थी। और नुकसान क्या होता था कि एप्लीकेशन कई बार इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम ब्राउज़र पे खुल जाया करती थी, क्योंकि क्रॉस ब्राउज़र टेस्ट नहीं हुआ। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू?
इतने सारे लैंग्वेजेस पे आप उसकी स्क्रिप्ट को खोल के देख सकते थे। ये सपोर्ट कर रहा है, आपने एक बार रिकॉर्ड करा और उस लैंग्वेज पे इसको आपने उसका सपोर्ट लिया और खोल के देखा कि क्या क्या कोड खुल रहा है। यानी कि जो रिकॉर्ड हुआ था उसको आप अपनी लैंग्वेज से कोड के रूप में भी देख सकते थे। क्या चीज? रूबी क्या है? हाँ, रूबी क्या है आपने केवल मैं ही जानना चाह रहा हूँ। आर एस पैक को पूछा, रूबी को क्यों नहीं पूछा? क्या है रूबी? वो भी लैंग्वेज ही है। तो आज जान लो। ठीक। क्योंकि मैं आपको पाइथन, सी शार्प, रूबी, पर्ल ये सब पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये लैंग्वेजेस हैं। ठीक। सिलेनियम से हम मल्टीपल टेस्ट केस एक ही समय में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक। ये जो हमारे पहले से बने बनाए फ्रेमवर्क हैं, जे यूनिट और टेस्ट एन जी, इनको भी सपोर्ट करती है। सिलेनियम के अंदर हमने क्या करना है, जे यूनिट का केवल और केवल जार्स डाउनलोड कर लेनी है या प्लगइन लगा देना है, या फिर उसकी टेस्ट एनजी की जार्स डाउनलोड कर लेनी है। ठीक। वर्क स्पेस होता है ना, मार्केट प्लेस करके कुछ होता है, उसके अंदर देखा होगा आपने, वहां से आपने ये सब डाउनलोड कर लेना है और सिलेनियम उसको फिर सपोर्ट करता है, आप आगे उस पर काम कर सकते हो बने बनाए फ्रेमवर्क से। ठीक। ये तो लिखवा दिया। कुछ ऑटो कंप्लीट सिलेनियम की कमांड्स हैं, जैसे कि मैपिंग वगैरह जब करवाएंगे सर आपको वो चीज़ें सब बताएंगे, कमांड्स। बिल्ड, क्लीन, इंस्टॉल, कमिट, कमिट नहीं होता, कंपाइल, ये सब जो है सर मैपिंग के टाइम पे बताएंगे आपको। ठीक। एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे, ये एलिमेंट्स आप कौन से एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं? वेब एलिमेंट्स की। वेब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं आप। वेब एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करोगे यूजिंग, बहुत सारे हैं आपके पास, 8 तरीके के हैं। आईडी हो गया, नेम हो गया, एक्सपाथ हो गया, मतलब एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ, आप उनको समझ ही रहे होंगे, 8 तरीके हैं इसके करने के। ठीक। इस तरह की आपके जो टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं, उसे आप रूबी स्क्रिप्ट में सेव कर सकते हो, एचटीएमएल स्क्रिप्ट में सेव कर सकते हो, एक्सटेंडेड रिपोर्ट स्क्रिप्ट में सेव कर सकते हो। ठीक है। एग्जीक्यूशन होने के बाद जो भी रिजल्ट्स आता है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक। ये मिडिल
ऑफ द कोड, मिड ऑफ द कोड में आपको कमेंट भी प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से आप बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हो कि किस मेथड का क्या काम है, किस क्लास का क्या काम है, और अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यानी कि ग्रुप ऑफ फील्ड्स डाल रखे हैं तो उन फील्ड्स को आपने क्यों डिफाइन किया है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक, ये सारी की सारी आपकी सिलेनियम की खासियत बता दी गई है। वैसे तो अगर सिलेनियम पे ही एक लेक्चर लिया जाएगा बेसिकली या इंट्रोडक्शन टू सिलेनियम, तो वो भी आपका कम से कम 2 से 3 लेक्चर में जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा, मैंने तो ये सिर्फ मोटा मोटा बता दिया कि हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम सिलेनियम पे बात करेंगे तो 4 तरह के आपको उसके कंपोनेंट समझ में आएंगे। 4 तरह के कंपोनेंट के अंदर ये करता क्या है, आरसी करता क्या है, आईडी करता क्या है, वेब ड्राइवर करता क्या है, ग्रिड क्या करता है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता ही होना चाहिए। ये सब पता चलेगा। फिर उसके बाद कौन सा किस वर्जन में आया और क्यों आया, क्या कमी लगी थी पिछले वाले वर्जन में, ये सब करोगे, इसका क्या एडवांटेज है। तो इसमें कम से कम 2 से 3 लेक्चर लग सकते हैं आपके। ठीक, तो बस यहाँ तक ही रखते हैं इसको, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो ऑटोमेशन में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भाई अब और कुछ बताया जाए। हाँ, ये जो चारों तरीके के फ्रेमवर्क हैं, जब आपको सर फ्रेमवर्क डिजाइन करवाएंगे, ये आपको तब कराया जाएगा। क्योंकि मैं देखो आपको करा रहा हूँ मैनुअल टेस्टिंग, और मैनुअल टेस्टिंग में सिर्फ एक पार्ट आ गया था, सॉरी मैं सिर्फ आपको करवा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग, इसके अंदर मैनुअल वाला पार्ट में करा रहा हूँ। उसके अंदर एक पार्ट आ गया था आपका व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्योंकि आपने इससे पहले व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग पढ़ा और वाइस से वर्सा करके देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ऑटोमेशन एंड मैनुअल। तब इसकी डिमांड आई कि ऑटोमेशन भी आपको आगे बता दिया गया कि होती क्या चीज़ है। हालांकि आप सब जान रहे थे, बट मैंने थोड़ा सा और करा दी तो हो सकता है 2 4 पॉइंट और आपकी नॉलेज में बढ़ गए हैं। बस, ठीक। इसके बाद सीधे हम जाएंगे, जंप करेंगे यूनिट टेस्टिंग पे। ठीक, वही सब सारा हम वापस आ जाएंगे, अब ऑटोमेशन पे कुछ नहीं चलने वाला। या चाहते हो तो एक लेक्चर ये ले लिया जाए, ऑटोमेशन वर्सेस मैनुअल। वैसे ये हम कर भी चुके हैं, चाहो तो एक लेक्चर इसमें भी खराब कर सकते हैं, कर देंगे हम कल। ठीक है, ऑटोमेशन वर्सेस मैनुअल कल मैं इस पे करवा दूंगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग वर्सेस मैनुअल टेस्टिंग। वही सारी बातें होंगी, ये एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, इसमें एफर्ट्स कम लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, ये सब करा दूंगा। फिर उसके बाद जब कर जाएंगे हम यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और ये जितने भी तरह की आपकी सिस्टम टेस्टिंग या फिर सैनिटी और स्मोक रिग्रेशन, ये सब करा देंगे नॉन फंक्शनल। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये सारी 4 5 6 तरीके की टेस्टिंग्स हो जाएंगी, फिर आपको टेस्टिंग के डॉक्यूमेंटेशन कैसे डिजाइन करने आना चाहिए, टेस्ट जब केस डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस टेस्ट केस डेवलपमेंट में क्या डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे आपको करना पड़ेगा। वो मैं आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद आपको सिनेरियो समझा दूंगा कि क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि बार बार आपने ये शब्द सुना होगा, टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियो। सिनेरियो होती क्या चीज़ है, फिर उसके बाद जब सिनेरियो हो जाएगा तो एक सिनेरियो से टेस्ट केसेस कैसे कितने निकल के आते हैं, उससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि टेस्ट केस क्या चीज़ होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए।